जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो सदियों से करते आए हैं भारत में, उसको आज हॉर्मेसिस का नाम दिया गया है। और जो स्ट्रेस है वो कैसे हेल्थ टॉनिक होता है हमारे लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फास्टिंग करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, वेज नॉन वेज, और डिफरेंट तरह के व्रत रखते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों का हमारे शरीर पे मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या प्रभाव पड़ता है, और हम इस इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है अपनी ज़िंदगी में कैसे इन्फॉर्म्ड तरीके से इन सब कामों को कर सकते हैं। मैं संजय शर्मा आप सबका अपनी अगली वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का नाम है हॉर्मेसिस एंड स्ट्रेस ए हेल्थ टॉनिक। स्ट्रेस सेलुलर लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे, हमारी बॉडी लेवल पे कैसे एक हेल्थ टॉनिक की तरह हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हॉर्मेसिस शब्द का इजाद 1943 में एक रिसर्च पेपर में हुआ, जो टॉक्सिकोलॉजी का रिसर्च पेपर था। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, जब मैंने सर्च किया तो विकिपीडिया पे ये पाया कि इसका जो स्टार्टिंग है वो 120 से 83 बीसी के दौरान मिथ्रीडेट्स नाम के राजा ने शुरू किया। बेसिकली हॉर्मेसिस में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे टॉक्सिन्स को अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं जो थोड़ी मात्रा में तो हमें फ़ायदा करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमें वो मार भी सकते हैं। मिथ्रीडेट्स ने उस वक्त कुछ पॉइजनस एनिमल्स को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू किया। मकसद उनका ये था कि अगर कोई षड्यंत्र के द्वारा उनको पॉइजन दे करके मारना चाहे तो मरे ना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उसका जो राज्य था जिसका नाम था पोंटस, वो कहां पर है। दोस्तों, ये सारा पोंटस है। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है आज का। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये जो छोटा सा नीला एरिया है ये है ब्लैक सी। दोस्तों, ये जो ब्लैक सी है वो यहाँ पर है। ये ब्लैक सी है और ये एरिया पोंटस का था जहाँ पे ये मिथ्रीडेटस राज करता था। अब देखिए, ये एरिया बुल्गारिया का, आज के बुल्गारिया का ये एरिया है। ये एरिया रोमानिया का है। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया मोल्डोवा का है। ये क्रीमिया है, आपने सुना होगा क्रीमियन वॉर, जिसपे रशिया ने अटैक किया था। ये यूक्रेन है, जहाँ पे आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ये एरिया रशिया है। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया जॉर्जिया का है। और ये जो किंगडम ऑफ आर्मेनिया है, ये सिकुड़ के बहुत थोड़ा सा कहीं इधर साइड में को रह गया, बहुत थोड़ा सा। और ये सारा का एरिया आज की डेट में टर्की है और नीचे मेडिटेरेनियन सी है ये वाला। तो ये एरिया हुआ करता था 120 BCE में उन्होंने ये शुरू किया। पर मैं सबकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि हमारा देश भारतवर्ष, अखंड भारत जो हुआ करता था उस टाइम पर, चाणक्य के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। चाणक्य 375 से लेकर के 283 BCE में थे। मतलब कि इनके 120 BC से भी पहले, 375, तकरीबन 200 साल पहले। और हम सबको पता है कि चाणक्य ने ये जो प्रक्रिया है हॉर्मेसिस की, ये उस वक्त लागू की थी। वो अपने खाने में, और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको उन्होंने नंदवंश धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया था पाटलिपुत्र में। और वहाँ पे वो चंद्रगुप्त को षड्यंत्रकारियों से बचाने के लिए उनके खाने में छोटी छोटी डोज में
जहर दिया करते थे और खुद भी खाते थे, और धीरे धीरे उसकी मात्रा कंट्रोल वे में बढ़ाते थे। हमारी बॉडी उन चीज़ों को डिफरेंट सेलुलर मैकेनिज्म से प्रोसेस करती है और वो स्ट्रॉन्ग करती है कि हम उसको आने वाले वक्त में एक मोटी डोज को भी सहन कर पाए। एक बात का किस्सा सुनाता हूं मैं, जो कि बहुत सारी किताबों में भी है, कि जिस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य ये खाना खा रहे थे, उस वक्त उनकी प्रिय पत्नी धुरधरा उनके पास आई, जो गर्भवती थी और हफ्ते के अंदर उनकी डिलीवरी होनी थी। तो राजा ने प्यार से उसको वो खाना खिलाया और धुरधरा की उसी वक्त मृत्यु होगी। मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य खाना खाता था, आप देखिए उसमें डोज कितनी रही होगी कि एक इंसान की उसने एक बाइट में जान ले ली। चाणक्य को पता लगा, चाणक्य ने तुरंत पेट काट के बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन माता का एक ड्रॉप बूंद गोल उस बच्चे के माथे पे गिरा, जो कि जहर युक्त था, जिससे उस बच्चे के माथे पे एक गोल निशान, एक बिंदु जहर की नीले रंग की पड़ गई। उस वजह से उस बच्चे का नाम बिंदुसार पड़ा। दोस्तों, हॉर्मेसिस की हिस्ट्री ये बेसिकली हम देखते हैं कि हॉर्मेसिस होता क्या, एक्चुअली क्या होता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो स्ट्रेस है ये टॉनिक, तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो टॉक्सिक होता है, ये हमें पता है। जिसको क्रॉनिक स्ट्रेस हो उसका बीपी हाई रहता है, उसका शुगर हाई हो जाता है, उसको हर बीमारी की जड़ में स्ट्रेस पाया गया है। लेकिन माइल्ड स्ट्रेस, कंट्रोल्ड स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वो क्या करता है कि हमारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को इंप्रूव करता है और हमें फर्दर और ज़्यादा स्ट्रेस से बचाता है। स्ट्रेस मतलब सेलुलर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, साइकोलॉजिकल की नहीं बात कर रहा। हमारे हेल्थ वाइटल्स इंप्रूव करता है, हमारी जो लॉन्गिविटी है उसको भी इंक्रीज करता है। और साइंटिस्ट इस हॉर्मेसिस की एपिजेनेटिक इफेक्ट बहुत मान रहे हैं, और वो ये मान के चल रहे हैं कि हॉर्मेसिस से हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर और लंबी हो सकती है। इसका बेसिकली मैकेनिज्म क्या है हॉर्मेसिस का, कि ये कुछ पाथवेज और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स जो हमारे सेल में होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, कि जिससे कुछ एंजाइम्स बनते हैं, जैसे कि काइनेजेस हैं, डी एसिटाइलेजेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं लाइक NRF2, NF-κB, इस तरह की चीज़ें हैं जो बनती हैं, जो सेल के लिए साइटोप्रोटेक्टिव होती हैं, सेल को बचाने का काम करती हैं और सेल की सफाई का काम करती हैं और सेल को जवान बना के रखती हैं, सिनाइल डेड नहीं होने देती हैं। दिस लीड्स टू सेल increasing production of cytoprotective and restorative protein, growth factors, antioxidant enzymes and proteins chaperones. protein chaperones वो होते हैं जो सेल के अंदर DNA हो गया, एपिजीनोम हो गया और भी कई चीज़ें होती हैं, उनका 3D फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, 3D फोल्डिंग को मेंटेन करती हैं, क्योंकि 3D फोल्डिंग ही सबसे ज़्यादा जरूरी है हर प्रोसेस के लिए। दोस्तों, माइल्ड स्ट्रेसेस में क्या क्या जिन जिन पे बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, जैसे सनलाइट है, विटामिन डी है, आपको पता है सनलाइट से विटामिन डी बनता है, एक्सरसाइज है, अल्कोहल इंटेक है, योगा है, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शंस है, इन सब चीज़ों पे बहुत रिसर्च हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे सनलाइट है, अगर हम माइल्ड क्वांटिटी में लेते हैं तो विटामिन डी प्रोडक्शन करता है। अगर इसी को एक्सेस में ले लें और खास करके ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में लें जहाँ पे ओजोन लेयर नहीं है, तो यूवी रेज आती हैं और उसके कारण स्किन कैंसर तक का खतरा होता है ओवर एक्सपोजर से। थोड़ी बहुत एक्सपोजर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एक्सरसाइज, अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं उसका अनंत बेनिफिट होता है, लेकिन वही अपनी औकात से हम ज़्यादा करते हैं, मतलब किसी को टारगेट बना के चलते हैं, फिल्मी हीरोज़ को हम टारगेट बना के चलते हैं, वो दे टेक लॉट ऑफ PD। हमें उनके साथ अपनी बॉडी को कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी। हम एक्सरसाइज करें अपनी सेहत बनाने के लिए तो उसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, हॉर्मेटिक इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर वही एक्सेस में करें तो उसको बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग, और हमें उसका एक्चुअली फायदा कोई होता नहीं है, नुकसान ही होता है। अल्कोहल, कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि थोड़ा बहुत अल्कोहल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए अच्छा होता है। योग हिंदी में हम योग कहते हैं,
योग में आसन, प्राणायाम, ये चीज़ें आती हैं। और दोस्तों इसके अंदर माइल्ड कंट्रोल्ड स्ट्रेस दिया जाता है। जब भी आप आसन करेंगे आप सुनेंगे कि योग गुरु कहते हैं कि आप ये वाला आसन करिए और आपका ध्यान इधर होना चाहिए। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप त्रिबंध लगाते हैं, मूल बंध लगाते हैं या उड्डयन बंध लगाते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, जो डिप्राइव्ड होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई से, ब्लड सप्लाई से, और वहाँ पे बहुत ही कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन दिया जाता है, बहुत ही कंट्रोल्ड स्ट्रेस पैदा की जाती है उनकी एक्टिवेशन के लिए। कपालभाति हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों का प्रोसेस करती हैं। फिर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, जो हम व्रत रखते हैं उसको कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, फास्टिंग कहा जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कह लो। दोस्तों ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड मात्रा में अगर हम करेंगे तो वो हॉर्मेटिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। हॉर्मेटिक एक्टिविटीज़ से होता क्या है? सबसे पहले ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिड्यूस हो जाती है, जिसको आप लोग मतलब हम सब लोग फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। ज़्यादातर इनका टारगेट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। रीज़न उसका ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसके ज़रिए ATP प्रोडक्शन में हेल्प होती है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है विच अटैक्स ए वाटर मॉलिक्यूल H2O, और वो फ्री ऑक्सीजन रिलीज करता है विच इज़ वेरी रिएक्टिव। और वो ऑक्सीजन अगर माइटोकॉन्ड्रियल DNA को अटैक करेगा तो DNA को डैमेज कर देगा, प्रोटीन को करेगा तो प्रोटीन को डैमेज कर देगा। तो जो हम ये माइल्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, माइल्ड स्ट्रेस, हॉर्मेटिक एक्टिविटी, उससे रिएक्टिव जो ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम अगर माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिड्यूस हो रहा है। अगर हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन बन रहा है, हमारा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उसको क्वेंच करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लीड्स टू सेल डैमेज, सेल एजिंग एंड सेल डेथ। और जिस ऑर्गन में जितने ज़्यादा सेल्स इस तरह के होंगे वही ऑर्गन उतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी की। दोस्तों इंसुलिन का बेसिकली काम होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है उसको मसल में पहुंचाना, उसको लिवर में पहुंचाना ताकि आगे फर्दर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, उसको सेल्स के अंदर में पहुंचाना फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। अब बहुत बार क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है टू डू दीज फंक्शंस। जब हम ये माइल्ड एक्टिविटीज़ करते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो सेल्स के द्वारा ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज अपटेक बढ़ेगा सेल्स के द्वारा तो ब्लड में ग्लूकोज वैल्यू कम हो जाएगी। जब ब्लड में कम होगी तो विल बी वेरी हेल्दी। IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, दोस्तों ये एनहेंस हो जाता है। जो IGF है बेसिकली ये लिवर प्रोड्यूस करता है आफ्टर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, वो लिवर में पहुंचता है। लिवर उसके रिएक्शन में या उसके स्टिमुलेशन से IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नॉर्मली ज़्यादा होना चाहिए, हमें इसको ज़्यादा करना है क्योंकि ये क्या करता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज कम होगा तो जो जैसे हमने फास्टिंग की, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन की, हमने शुगर लेना कम कर दिया, तो जो IGF है वो एक्टिवेट होगा, और वो जब एक्टिवेट होगा तो वो जो फैट है उसकी कंजम्पशन शुरू करता है। इंसुलिन, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हुआ तो वो इंसुलिन एक्टिवेट होता है। तो जब हम कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, IGF जो ग्रोथ फैक्टर है ये काम करता है और ये सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करता है और बहुत सारी चीज़ों में। दोस्तों नेक्स्ट है mTOR, मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। ये हम चाहते हैं कि कम हो अपनी अच्छी सेहत और हेल्थ के लिए। दोस्तों जो mTOR है या तो ये ऑन होता है या ऑफ होता है। mTOR जब ऑन होता है तो वो सेल ग्रोथ करता है, जब mTOR ऑफ होता है तो सेल की कंजर्वेशन करता है और प्रोटीन्स की रिसाइकलिंग करता है, उनको रिन्यू बना देता है। सेल कंजर्वेशन में वो DNA की रिपेयर करना और जो एपिजेनेटिक सिस्टम्स है उनको मैनेज करना, इन सब चीज़ों को अच्छे से करता है। अब जो mTOR है इट इज़ सेंसिटिव टू
अमाइनो एसिड ल्यूसीन, जो कि एक BCAA है, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड है। जब भी ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड या ल्यूसीन ब्लड में होगा ज़्यादा तो mTOR एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो सेल ग्रोथ को बढ़ाता है। जो ल्यूसीन या BCAA है ये ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स में पाया जाता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, एनिमल प्रोटीन खाते हैं, तो उनमें mTOR एक्टिव रहता है। हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, हमारी लॉन्जिविटी बढ़े, हेल्दी लॉन्जिविटी ज़्यादा रहे, तो हमको करना क्या चाहिए कि हमको एक तो फास्टिंग करनी चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमें एनिमल की जगह प्लांट प्रोटीन्स पे जाना चाहिए, और हमें जो है फास्टिंग के दौरान कुछ टाइम तक प्रोटीन्स नहीं खाने चाहिए, ताकि ये ऑन और ऑफ होता रहे। जब चाहें हम ऑन हो जाए, जब हम चाहें तब ऑफ हो जाए। दोस्तों, ये एक तरह का स्ट्रेस होता है बॉडी में। हमारी बॉडी हमेशा ये चाहती है कि हम वेल फेड रहें। अगर हम उसको प्रोटीन कम देंगे, हम फास्टिंग करेंगे, तो वी विल बी इन अंडर सम स्ट्रेस, माइल्ड स्ट्रेस, hormetic stress, and it will keep mTOR off and it will help us live healthy and longer. अब दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है बॉडी बिल्डर्स के लिए। जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो अच्छे लेवल पे खेलते हैं, जिनको इन चीज़ों का पता है, उनको ये कहा जाता है कि अपने mTOR को ओपन रखो, इट शुड ऑलवेज बी ऑन, ताकि सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहे और उनकी मसल बनती रहे। बट द प्रॉब्लम इज, जब mTOR हमेशा ऑन रहेगा तो सेल कंजर्वेशन और प्रोटीन रिन्यूअल कैसे होगा? बहुत मुश्किल हो जाती है। एक थ्योरी में पाया गया है कि जो लोग कंटिन्यूसली mTOR को ऑन रखते हैं, खास करके जो हैवी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं पाया हुआ। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग और अपने आप को एनिमल की जगह प्लांट प्रोटीन पे लाना, mTOR को भी ऑफ रखना, अपनी बॉडी बिल्डिंग भी कंटिन्यू रखना, ये बहुत जरूरी है। ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये रिसर्च में अवेलेबल है, आप लोग इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं AMPK पे। दोस्तों, एक ये ब्लड ग्लूकोज का अल्टरनेटिव जरिया है और बहुत ही बेहतर जरिया है। अगर AMPK ज़्यादा होगा हमारे शरीर में तो ब्लड ग्लूकोज कम होगा। ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है और इसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो आपको पता है, डायबिटीज़ की ड्रग दी जाती है, मेडिसिन, एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसको बोलते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन डायरेक्टली AMPK को एक्टिवेट करती है और ब्लड में ग्लूकोज रिड्यूस हो जाता है। दोस्तों, इसको अपने लिए एक्टिवेट करने का एक और तरीका है, और वो है कि फास्टिंग करना, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन हम जिसको बोलते हैं, वो करना, प्लस शुगर की लेस कंजम्पशन करना और एक्सरसाइज करना, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेज। उससे भी ये एक्टिवेट होता है और हमारी सेहत इंप्रूव होती है। अब हम बात करते हैं सर्टुइन्स की। दोस्तों, ये जो सर्टुइन्स हैं, ये बेसिकली हमारे जो एपिजीनोम्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और हमारे DNAs को हिस्टोन पे अच्छे से बांध के रखते हैं टाइटली। जब हिस्टोन्स के ऊपर एसिटाइल टैग्स लग जाते हैं तो वो DNA को लूजन अप कर देते हैं। ये उन एसिटाइल टैग्स को रिमूव करते हैं ताकि वो DNA उस पर कस के बंधा रहे। अब सर्टुइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका मेजर रोल पाया गया है इन लॉन्जिविटी फैक्टर्स। और जितने भी जीरोंटोलॉजिस्ट हैं, बायोजीरोंटोलॉजिस्ट हैं, जो एजिंग को पढ़ रहे हैं, एजिंग का इलाज निकाल रहे हैं, वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं भी इनको कैसे एक्टिवेट किया जाए। दोस्तों, इनको एक्टिवेट करने का एक तरीका होता है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। मैं बार बार कैलोरी रेस्ट्रिक्शन बोल रहा हूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली मतलब है उसका व्रत रखना, फास्टिंग करना। दूसरा है हीट एंड कोल्ड एक्सपोजर। जब गर्मी आए तो उसमें गर्मी से हो, सर्दियों में सर्दी से हो, लेकिन कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी है। तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से सर्टुइन्स बहुत एक्टिवेट होते हैं। फिर एक चीज़ होती है रिजर्वेट्रॉल। रिजर्वेट्रॉल रेड वाइन में पाई जाती है, लेकिन वो रेड वाइन में इतनी नहीं होती कि हम उसको इतनी क्वांटिटी में ले सकें जिससे कि सर्टुइन्स एक्टिवेट हो जाए, पर जितनी थोड़ी बहुत मात्रा में आती है वो ऐसा पाया गया कि रिजर्वेट्रॉल सर्टुइन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी हॉर्मेटिक एक्टिविटीज़ हैं और ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल को एजेड होने से रोकते हैं और हमारी लाइफ को बेहतर करते हैं। और आप देखिए, ये सारी चीज़ें, योगा, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइजेज, ये सब ऐसे दौर हैं जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह रिन्यू कर लेते हैं और इन सब चीज़ों को
जो कम करनी हो कम, जो ज़्यादा करनी हो ज़्यादा कर लेते हैं। नेचुरल प्रोसेस है। थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेस हमारा कम हो तो ये सारी चीज़ें बहुत बेटर काम करती हैं। दोस्तों, ओवरडूइंग इज बैड। किसी की भी जाति बहुत बुरी होती है दोस्तों। अगर हम फास्टिंग करते हैं, व्रत, लिमिटेड इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो बढ़िया है। अगर हम ज़्यादा भूखामरी करते हैं तो माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन के शिकार होते हैं। हम कोल्ड एक्सपोजर ज़्यादा होता है हमें तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। हीट एक्सपोजर ज़्यादा होने से हीट एग्जॉशन हो जाता है। हम एक्सरसाइज एक बड़ी कमाल की चीज़ है। जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते वो, और जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो, दोनों ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। दोनों ही सेहत के लिए ख़राब है। बहुत कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं अपनी करंट पोजीशन को देख करके, ताकि हमें हॉर्मेटिक बेनिफिट्स मिलें। अदरवाइज वो ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बहुत फ्री रेडिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं और उनको जो है क्वेंच करने का वक्त नहीं मिलता, ना क्वेंच करने का इतना रिसोर्सेज हमारी बॉडी में होते हैं। तो ट्रेनिंग उतनी करो जो हजम हो सके, जिससे कि हॉर्मेटिक इफेक्ट मिले। इसके अलावा दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड NO एक वेजोडाइलेटर है। हमारी ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है, जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़ता है, और जिस जिस सेल में ब्लड फ्लो बढ़ेगा उसकी सेहत नेचुरली ठीक हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, और जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ से निकालता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है, आप सबको पता है, लेकिन कुछ मात्रा में ये भी हॉर्मेटिक इफेक्ट देता है। ये ब्रोंकोडाइलेशन का काम करता है। हमारे जो लंग्स के अंदर जो पतली पतली पाइपें होती हैं उनको एक्सपेंड करता है। इसी तरह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये हमारे जो इंजर्ड कार्डियक मसल है, जो हार्ट की जो मसल्स हैं, उनकी रिपेयर में काम आता है। लेकिन ये तीनों ऐसे हैं कि अगर इनमें से किसी की भी मात्रा ज़्यादा चली जाए हमारे शरीर में तो ये हमारे मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है। हर चीज़, स्ट्रेस, माइल्ड स्ट्रेस, लिमिटेड स्ट्रेस इज ए टॉनिक, ओवर स्ट्रेस इज नेवर ए टॉनिक। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं बंद करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।